नमस्कार, सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर। टीजीटी के लिए हमने 2 राइटर्स शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ ख़त्म कर दिया है। 2 राइटर्स और बचे हैं, एक आज शुरू कर रहे हैं और एक इसके बाद। आज का जो राइटर है उसका नाम है जॉन मिल्टन। हमारे टीजीटी वाले स्टूडेंट्स बहुत परेशान रह रहे हैं आजकल। क्वेश्चंस है उनका, क्वेरी है उनकी कि हमारा सिलेबस कब होगा। अब आप ये जानिए कि शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ ख़त्म हो गए, इसका मतलब ये है कि 2/3 राइटर्स आपने ख़त्म कर दिया है। 1/3 में मिल्टन और गाल्सवर्दी दोनों हैं। मिल्टन हम आज शुरू करने चल रहे हैं और गाल्सवर्दी में ज़्यादा टाइम लगना नहीं है, तो आपका लिटरेचर वाला पोर्शन इज़ गोइंग टू बी फिनिश्ड इन दिस मंथ ओनली। फरवरी में जो है फिनिश्ड हो जाएगा। बाकी बचेगा आपका ग्रामर का पोर्शन। ग्रामर के पोर्शन में बहुत सारे टॉपिक्स आपके करा दिए गए हैं। रिमेनिंग टॉपिक्स मैं आपको कराऊंगा, फिगर्स ऑफ स्पीच कराऊंगा, पोएटिक फॉर्म्स कराऊंगा, लिटरेरी मूवमेंट्स के भी कुछ टर्म्स मैं आपको करवाऊंगा जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। आपके पास टाइम खूब है, आप बिल्कुल पेशेंटली तैयारी करिए, अच्छे से तैयारी करिए, बिल्कुल अपने आप को परेशान नहीं करिए, अपने आप को दुखी नहीं करिए। बस आप पढ़ते ही रहिए, पढ़ते रहिए, वीडियोस को एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल वॉच करते रहिए और जितना वीडियोस देखोगे उतना ही आपको क्वेश्चंस मिलेगा। खूब सारे क्वेश्चंस सॉल्व करिए, पेपर प्रीवियस ईयर के सॉल्व करिए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ टीजीटी का ही पेपर सॉल्व करिए, आप गूगल पे टाइप कर दीजिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑन शेक्सपियर या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑन एज यू लाइक इट, ऑन मैकबेथ, ऑन एनी प्ले। आप जिस पर आप टाइप कर दोगे उसी पर देयर विल बी अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर एंड प्लेथोरा ऑफ मटेरियल्स इज अवेलेबल। जितना आपको ज़रूरत है आप उतना सॉल्व करिए। डेली 20 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस एक रूटीन में लाइए और उसको सॉल्व करिए। यू आर वेरी नियर टू द सक्सेस। एंड एज यू नो कि इस बार से इंटरव्यू भी नहीं होना है, तो करप्शन का लेवल भी थोड़ा घटेगा। अगर आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं, अगर आपने बेहतरीन तैयारी कर ली है तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। यू आर गोइंग टू बी सेलेक्टेड दिस टाइम, बट कीप पेशेंस एंड वर्क परसिस्टेंटली। कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी बोथ आर रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस एंड आई होप यू हैव बोथ द क्वालिटीज। यू हैव टू कीप पेशेंस एंड जो है कंटिन्यू और वर्किंग। तो आइए आज का जो राइटर है जहां से हमको बात करना है, शुरू करते हैं उस बंदे के बारे में, उस राइटर के बारे में जिसका नाम है जॉन मिल्टन। MILTON, जॉन मिल्टन नाम है उस पोएट का, उस एसेइस्ट का, उस पॉलिटिशियन का, उस स्टेट्समैन का जिसकी आज हम बात करने चल रहे हैं। जॉन मिल्टन कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, क्या उनकी एजुकेशन रही और क्या उनकी पढ़ाई रही, क्या उनके इंस्पिरेशंस रहे, आज हम इसी सब की बात करेंगे। मतलब टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट शेक्सपियर्स बायोग्राफी। शेक्सपियर के बायो की बात करने वाले, मिल्टन के बायो की बात करने वाले हैं, उनके बायोग्राफी की बात करने वाले हैं, बर्थ की बात, पेरेंटेज की बात, एजुकेशन की बात और फिर इम्पॉर्टेंट इंस्पिरेशंस की बात। इतने टॉपिक्स हैं आज के हमारे इस वीडियो में जिससे हम डील करेंगे मिल्टन के लाइफ में। तो पहला यही क्वेश्चन है कि व्हेन वाज मिल्टन बॉर्न, किस एज में मिल्टन पैदा हुए थे। अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आए तो आप क्या आंसर लगाएंगे, पहले हम इसी पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो ये कि मिल्टन इज कॉल्ड द लास्ट चाइल्ड ऑफ रेनेसांस। मिल्टन इज कॉल्ड द लास्ट चाइल्ड ऑफ रेनेसांस। रेनेसांस का अंतिम चाइल्ड कहा जाता है मिल्टन को। तो फर्स्ट चाइल्ड किसको कहा जाता है, मिल्टन को लास्ट चाइल्ड कहा जाता है रेनेसांस का। देन हु इज कॉल्ड द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ रेनेसांस, तो फर्स्ट चाइल्ड का आंसर है क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो को रेनेसांस का फर्स्ट चाइल्ड कहा जाता है। तो एक बात ये क्लियर हो गई कि मिल्टन बिलोंग्ड टू द रेनेसांस, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 की अगर हम बात करें, देखिए क्या आंसर होगा, ये टोटली डिपेंड करेगा आपके ऑप्शंस पर कि पेपर में ऑप्शन में क्या क्या दिया है, आपको वहां से चूज करना है। दूसरी बात यह है कि कब पैदा हुए थे जॉन मिल्टन, तो अब आप एक डेट जान लीजिए।
जॉन मिल्टन वॉज बॉर्न ऑन 9 दिसंबर 1608। कब पैदा हुए थे? 9 दिसंबर 1608 में पैदा हुए थे। तो उस समय इंग्लैंड का किंग कौन था? आप अच्छी तरह जानते हैं कि 1603 में क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो जाती है और एलिजाबेथ के डेथ के बाद कौन किंग बनता है इंग्लैंड का? एलिजाबेथ के डेथ के बाद किंग बनता है किंग जेम्स। और किंग जेम्स के पीरियड को लिटरेचर में किस नाम से जाना जाता है? किंग जेम्स के पीरियड को लिटरेचर में जैकोबियन एज कहा जाता है। कौन सा एज कहा जाता है? जैकोबियन पीरियड कहा जाता है किंग जेम्स के एज को। तो दूसरा आंसर ये हो गया कि जॉन मिल्टन वाज बॉर्न इन जैकोबियन पीरियड। क्लियर? तीसरे पॉइंट पर अगर हम आए तो आफ्टर द डेथ ऑफ क्वीन एलिजाबेथ 1603 से लेकर के और रेस्टोरेशन की शुरुआत तक 1660 तक इस एज को प्योरिटन एज कहा जाता है। कौन सा एज कहा जाता है? प्योरिटन एज कहा जाता है। और मिल्टन इस प्योरिटन एज के पोएट हैं, as मिल्टन हिमसेल्फ वाज अ प्योरिटन। मिल्टन खुद ही प्योरिटन थे, इसलिए एक आंसर ये भी है। अब अगर आपके पेपर में आएगा कि मिल्टन किस एज के थे, तो आप कभी आंसर रेनेसांस होगा, कभी आंसर जैकोबियन होगा, कभी आंसर प्योरिटन होगा, बट ऑप्शन में ये सारे के सारे नहीं दिए होंगे, कोई एक ही दिया होगा। आप इस बात को ध्यान में रखे रहिएगा कि कौन सा ऑप्शन और जो है अवेलेबल करवाया है पेपर सेटर ने, अवेलेबल करवाया है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने। जो भी आप पेपर देने जा रहे हो उसमें देखिएगा कि ऑप्शन कौन सा पूछा है। अगला क्वेश्चन ये है कि कहाँ पैदा हुए थे मिल्टन? तो आपको ये तो बात पता है कि मिल्टन इज एन इंग्लिश पोएट, इंग्लैंड में ही पैदा हुए होंगे। जी हाँ, मिल्टन वाज बॉर्न इन इंग्लैंड। अब इंग्लैंड में कहाँ पैदा हुए थे? तो इंग्लैंड में एक जगह है, नाम है उसका ब्रेड स्ट्रीट, लंदन में। कहाँ पैदा हुए थे? ब्रेड स्ट्रीट उसका नाम है। और वो ब्रेड स्ट्रीट है कहाँ? ब्रेड स्ट्रीट है लंदन में। तो यहीं पर मिल्टन का जन्म हुआ था, लंदन में ब्रेड स्ट्रीट में 9 दिसंबर 1608 को उनका जन्म हुआ था। राइट? अब दूसरा जो क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है कि मिल्टन की डेथ कब हुई और मिल्टन की डेथ कैसे हुई। अगर हम इसकी बात करें कि मिल्टन की डेथ कब हुई, तो उसका आंसर है कि अपने जन्म से 1 मंथ पहले, मतलब नवंबर में अगर हम डेट की बात करें तो 8 नवंबर 1674 को डेथ हुई थी किसकी? मिल्टन की। 8 नवंबर 1674 में मिल्टन की डेथ हुई थी। और कैसे हुई थी? किडनी फेल हो गई थी मिल्टन की, बिकॉज ऑफ किडनी फेलियर। राइट? किडनी फेल हो जाने की वजह से मिल्टन की डेथ 8 नवंबर 1674 को हो गई थी। एक क्वेश्चन यहां से भी है। और आपको पता है कि टीजीटी में बायोग्राफिकल क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं, तो ये भी उसी बायोग्राफी की आज हम चर्चा कर रहे हैं। इनमें से आज की क्लास से कम 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है। राइट? कितने? एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम टुडेज क्लास as far as TGT is concerned। अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो वैकेंसी एडवर्टाइज हुई है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की GIC या GGIC की बात करें, तो उनके लिए भी ये क्लास जो है माइलस्टोन साबित होने वाली है, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा और ध्यान से अपना नोट्स प्रिपेयर करिएगा मिल्टन की बायोग्राफी को लेकर के। क्लियर? किडनी फेलियर से मिल्टन डाइड इन 1674 एंड द एग्जैक्ट डेट वाज 8 नवंबर। तो पैदा कब हुए थे? 9 दिसंबर और डेथ कब हुई? 8 नवंबर।
ये बात क्लियर हो गई। और जब मिल्टन की डेथ हुई तब कौन सा एज चल रहा था इंग्लैंड में, ये भी आपको जानना मस्ट है, जानना जरूरी है कि जब मिल्टन की डेथ हुई तो कौन सा एज चल रहा था। तो 1674 में किंग कौन था इंग्लैंड का, एक तो ये क्वेश्चन है। 1674 में जब डेथ होती है मिल्टन की तो चार्ल्स सेकेंड किंग था इंग्लैंड का, राइट। कौन सा किंग था, चार्ल्स सेकेंड किंग था इंग्लैंड का। चार्ल्स सेकेंड किंग बना कब था, तो चार्ल्स सेकेंड 1660 में किंग बना था और चार्ल्स सेकेंड की डेथ हुई 1685 में। तो मिल्टन की डेथ किस एज में, आप आंसर लगा दोगे, तो मिल्टन की डेथ हुई है चार्ल्स सेकेंड के पीरियड में। और चार्ल्स सेकेंड के पीरियड को किस नाम से जाना जाता है, चार्ल्स सेकेंड के पीरियड को रेस्टोरेशन एज कहा जाता है। रेस्टोरेशन एज कहा जाता है या इसी का नाम है एज ऑफ ड्राइडन, राइट। ड्राइडन के एज में या रेस्टोरेशन के एज में डेथ हुई थी जॉन मिल्टन की। अगला क्वेश्चन ये है, इस पर आपको फोकस करके इसको याद रखना है, माइंड में रखना है अपने बेटरमेंट के लिए, अपने एग्जामिनेशन के लिए। क्लियर। तो ये हो गई उनकी बर्थ और डेथ की बात। आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं उनके पेरेंट्स की कि कौन फादर था जॉन का। और आपको जानकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी कि जॉन मिल्टन के फादर का नाम भी जॉन मिल्टन था। अंग्रेज़ों के यहाँ नेम्स की बड़ी शॉर्टेज होती है और इसलिए फादर का नाम, मदर का नाम और सिस्टर का नाम, ये देखिए बहुत सारे मिलते जुलते नाम आपको पूरे लिटरेचर में इधर उधर मिल जाते हैं। हमारी तरह उनकी कल्चर रिच नहीं है कि सबके घर में एक ऐसे ऐसे नाम होते हैं जो पूरे गांव में किसी के यहाँ ना हो, बट उनके यहाँ पर ऐसा नहीं है। जॉन मिल्टन के फादर का नाम ही जॉन मिल्टन है। अब दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करें कि कब फादर की बात हो रही है और कब जो है बेटे की बात हो रही है, इसलिए जॉन मिल्टन के फादर को सीनियर जॉन मिल्टन कहा जाता है। सीनियर जॉन मिल्टन थे जॉन मिल्टन के फादर। और इनकी मदर का नाम था सारा जेफरी, SARAH। और फिर जेफरी, JEFFERY। सारा जेफरी was the name of the mother of जॉन मिल्टन, राइट। सारा जेफरी मदर का नाम था और फादर का नाम था सर जॉन मिल्टन। और सर जॉन मिल्टन जो है वो पेशे से, बिजनेस से कंपोजर हुआ करते थे, राइट। कंपोजर थे सर जॉन मिल्टन। और सर जॉन मिल्टन एक कैथोलिक परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने कैथोलिक व्यूज को अपने छोड़ दिया और प्रोटेस्टेंट बन गए। प्रोटेस्टेंट बनने का रिजल्ट ये हुआ कि उनके फादर ने उनको डिसइनहेरिट कर दिया, पूरी प्रॉपर्टी से वंचित कर दिया। और फिर सर जॉन मिल्टन लंदन आ गए और लंदन में ही उनकी जो है फैमिली इस्टेब्लिश हो गई और वहीं जो है ब्रेड स्ट्रीट में ही मिल्टन का जन्म होता है। क्लियर। मिल्टन इतने सुंदर थे, इतने खूबसूरत थे कि उनके कॉलेज के लोग उनको लेडी कह कर के बुलाते थे। और मिल्टन किस कॉलेज में पढ़ते थे, मिल्टन क्राइस्ट कॉलेज में पढ़ते थे, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का पार्ट था, राइट। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का पार्ट था क्राइस्ट कॉलेज। और मिल्टन वहीं के स्टूडेंट हुआ करते थे और अपनी खूबसूरती की वजह से ही वॉज कॉल्ड लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज, राइट। लेडी ऑफ क्राइस्ट या लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज उनको कहा जाता था बिकॉज ऑफ हिज हैंडसमनेस, बिकॉज ऑफ हिज एक्सेप्शनल ब्यूटी, ही वॉज कॉल्ड लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज। क्लियर। और हमको ये बात पता कहाँ से चली, तो एक बायोग्राफर है जिसका नाम था जॉन ऑर्बी, JOHN, जॉन, और फिर ऑर्बी, AURBEY। और जॉन ऑर्बी ने एक बुक लिखी थी जिसमें कई सारे बायोग्राफर का
नाम था और उस बुक का नाम था ब्रीफ लाइव्स। कई सारे पोएट्स के बारे में उसने लिखा था और इसी ब्रीफ लाइव्स में जॉन आर्बी ने बताया है कि द क्लासमेट्स ऑफ मिल्टन यूज्ड टू कॉल हिम लेडी ऑफ क्राइस्ट, राइट। द लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज कहा जाता था, उनके क्लास के उनके बच्चे कहा करते थे, ऐसा जॉन आर्बी ने बायोग्राफी में बताया है और बायोग्राफी का नाम है ब्रीफ लाइव्स। और ब्रीफ लाइव्स इज अ कलेक्शन ऑफ सेवरल शॉर्ट बायोग्राफीज और उसमें से एक बायोग्राफी जो है वो हमारे इस राइटर की भी है जिसका नाम है जॉन मिल्टन। क्लियर। नेक्स्ट बात करें उनके स्कूल की, तो किस स्कूल में पढ़े थे, तो मिल्टन अटेंडेड सेंट पॉल्स स्कूल इन लंदन। किस स्कूल में पढ़े थे, इन सब पर पेपर में क्वेश्चन आता है, आ चुका है और आता रहेगा, इसलिए आपको हर क्वेश्चन से रूबरू करा रहा हूं, आपको हर क्वेश्चन तैयार करवा रहा हूं कि आप जब पेपर देने जाएं तो कुछ भी छोड़ के ना आए। मिल्टन अटेंडेड सेंट पॉल्स स्कूल इन लंदन। लंदन में सेंट पॉल का स्कूल अटेंड किया। किसने अटेंड किया, मिल्टन ने। और सीखा क्या वहां पर उन्होंने लैटिन और ग्रीक सीखा। सेंट पॉल के स्कूल में ही लर्नड लैटिन और ग्रीक, और लैटिन और ग्रीक का मतलब है क्लासिकल लिटरेचर के बारे में उनको सेंट पॉल स्कूल से ही पता चल गया, लैटिन लिटरेचर के बारे में और ग्रीक लिटरेचर के बारे में। और फिर मिल्टन ने लैटिन और ग्रीक की खूब पढ़ाई की और वो उनकी पोयम में बिल्कुल रिफ्लेक्ट होता है, उनके एसेस में बिल्कुल रिफ्लेक्ट होता है कि उन्होंने कितनी पढ़ाई की। और यहाँ तक कि मिल्टन को दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा राइटर भी माना जाता है। ही वॉज द मोस्ट लर्नेड राइटर की उनको जो है उपाधि दी गई है, उनको संज्ञा दी गई है कि सबसे लर्नेड राइटर जो थे वो मिल्टन थे उस समय के। क्लियर। और क्या हुआ फिर, लैटिन और ग्रीक उन्होंने वहां से सीखा और उसके बाद 1625 में मिल्टन क्राइस्ट कॉलेज चले गए। क्राइस्ट कॉलेज चले गए। कहाँ है क्राइस्ट कॉलेज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का जो पार्ट था वहां चले गए वो 1625 में। और जब वो वहां पे रह रहे थे तभी क्या होता है, 1626 में एक बिशप था और उस बिशप से इनकी जो है डिसएग्रीमेंट्स थे, इनका क्वारल हो गया, झगड़ा हो गया और उस बिशप का नाम था विलियम चैपल, राइट। विलियम चैपल से इनका झगड़ा हो गया और विलियम चैपल के झगड़े के वजह से ही वॉज रस्टिकेटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, राइट। कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से इनको रस्टिकेट कर दिया गया विलियम चैपल के झगड़े के वजह से, राइट। मिल्टन may have been rusticated, suspended in his first year for quarreling with his tutor Bishop William चैपल। बिशप विलियम चैपल इनके ट्यूटर थे, उन्हीं से झगड़ा किया और उसी की वजह से जो है इनको रस्टिकेट कर दिया गया, राइट। और ऐसा भी कहा जाता है कि 1626 में लंदन में प्लेग फैला था और उस प्लेग की वजह से भी हो सकता है कि मिल्टन वापस आ गए हो, बट ये बात डिस्प्यूटेड है थोड़ी सी। कुछ बायोग्राफर्स ने बताया है कि रस्टिकेट कर दिए गए थे, कुछ ने ये बताया है कि रस्टिकेशन नहीं हुआ था, प्लेग की वजह से लौट आए थे, राइट। 1626 में ऐसा हुआ था और उसके बाद एक उनका और फ्रेंड बना जिसका नाम था रोजर विलियम्स। क्या नाम था, रोजर विलियम्स। और रोजर विलियम्स एक एंग्लो अमेरिकन था, राइट। और उस रोजर विलियम को एक भाषा आती थी और उस भाषा का नाम था डच। और मिल्टन को तो बहुत सारी भाषाएं आती थी, ही वॉज पॉलीग्लॉट,
राइट। लिंग्विस्ट थे, वो पॉलीग्लॉट थे, कई सारी भाषाएं जानते थे, जैसे लैटिन जानते थे, फ्रेंच जानते थे, इंग्लिश जानते थे, हिब्रू जानते थे, स्पेनिश जानते थे, इटालियन जानते थे, और यहाँ तक कि इटालियन, लैटिन, स्पेनिश, इंग्लिश, इस सब में पोएट्री भी लिखी है जॉन मिल्टन ने। तो ये जो बंदा था रॉजर विलियम्स, इसको डच आती थी और ये मिल्टन को डच सिखाता था, डच की भाषा, हॉलैंड की भाषा सिखाता था। और मिल्टन उल्टे इसको क्या सिखाते थे, मिल्टन इसको हिब्रू सिखाते थे। हिब्रू वाज द लैंग्वेज ऑफ द बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट जो था उसकी लैंग्वेज हुआ करती थी। तो मिल्टन यूज्ड टू टीच हिब्रू टू रोजर विलियम्स एंड विलियम्स यूज्ड टू टीच डच टू जॉन मिल्टन। तो बिल्कुल रेसिप्रोकल हो गया था। वैसे ही जैसे आप लोग तैयारी करते हैं एक ग्रुप में और डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चंस, वैसे ही मिल्टन और रोजर विलियम्स का भी साथ था। मिल्टन ट्यूटर्ड विलियम्स इन हिब्रू इन एक्सचेंज फॉर लेसन इन डच, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मिल्टन वापस आए रस्टिकेशन के बाद या प्लेग के बाद, एंड इन 1629 ही कंप्लीटेड हिज बीए। 1629 में उन्होंने एक पॉइंट बीच का मिस हो गया है, अभी उस पॉइंट पर फिर आता हूं। एक इनका ट्यूटर था, उसकी बात अभी करेंगे, पहले डिग्री की बात कर लें। इन 1629 मिल्टन कंप्लीटेड हिज BA and in 1632 Milton completed his MA, right? 1629 में BA, 1632 में MA। और जब उन्होंने BA किया उस समय पूरे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 24 स्टूडेंट्स थे, और उस 24 में मिल्टन की जो रैंक थी वो चौथी थी, राइट। ही स्टूड फर्स्ट अमंग 24 स्टूडेंट्स ऑफ द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। और बात जो मिस हो गई थी कि जब ये लौट करके आए थे रस्टिकेशन के बाद, देन हिज फादर सीनियर जॉन मिल्टन ने इनको एक ट्यूटर अवेलेबल करवाया था, और उस ट्यूटर का नाम था थॉमस यंग। और थॉमस यंग ने भी मिल्टन जो पहला जब उन्होंने पोएम लिखना शुरू किया तो मिल्टन का इंस्पिरेशन जो था वो थॉमस यंग था। वैसे थॉमस यंग जो था वो स्कॉटलैंड का था, एक पर्सिबिटारियन था, और वो खुद यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट एंड्रूज से MA था, और इसीलिए मिल्टन का ट्यूटर बन भी पाया, बिकॉज मिल्टन वाज वेरी हार्ड वर्कर एंड हाईली लर्नेड। और रिसर्च तो ये भी बताते हैं कि यंग का इन्फ्लुएंस जो है मिल्टन के पोएम्स पर, उनके रिलीजियस रेडिकलिज्म पर बहुत ज़्यादा था। पर्सिबिटारियन भी प्रोटेस्टेंटिज्म का एक रूप है, और मिल्टन तो प्रोटेस्टेंट थे ही, प्योरिटन थे ही, और थॉमस यंग भी प्योरिटन ही था, प्रोटेस्टेंट था। तो ही शेप्ड द करियर ऑफ द चाइल्ड जॉन मिल्टन, राइट। उसको भी उन्होंने शेप किया थॉमस यंग ने, तो उनका एक इंस्पिरेशन बन गया जॉन मिल्टन का थॉमस यंग। तो ये जॉन मिल्टन के लाइफ में आने वाले लोग थे। कौन कौन लोग थे? रोजर विलियम्स की हमने बात कर ली, हमने बात थॉमस यंग की कर ली, और हमने एक और बात की जिसका नाम बिशप चैपल था, जिसके वजह से ही वाज रस्टिकेटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। क्लियर। अब अगले पॉइंट पर आते हैं जॉन मिल्टन के बायोग्राफी की। तो अब बायोग्राफी में हम उनके शादी की बात कर लेते हैं, उनके मैरिज की बात कर लेते हैं, और फिर हम उनके वर्क्स की बात करेंगे। मिल्टन्स मैरिज की बात कर लें पहले, कि मिल्टन ने कितनी शादियां की और कब कब शादियां की। गूगल पर आप सर्च करोगे तो भी आपको बहुत सारे डेटा मिल जाएंगे मिल्टन की शादी के बारे में, मिल्टन के ब्लाइंडनेस के बारे में। लेकिन हम मिल्टन के उस गूगल के डेटा की बात नहीं करेंगे, हम उसकी बात करेंगे जो क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। आप गूगल पर चाहे सर्च करें, चाहे विकिपीडिया पे सर्च करें, आप सिर्फ इंटर करिएगा मिल्टन्स वाइव्स, तो आपको वहाँ पर 3 नेम खुल करके आएंगे, और इसका मतलब कि मिल्टन की शादी 3 बार हुई थी, राइट। मिल्टन्स वाइव्स में
पहली वाइफ जो थी मिल्टन की उसका नाम था मैरी पावेल। मैरी पावेल वॉज द फर्स्ट वाइफ ऑफ जॉन मिल्टन, राइट। और जॉन मिल्टन ने मैरी पावेल से शादी किया था 1642 में। 1652 में जॉन मिल्टन मैरिड मैरी पावेल, और थोड़े दिन के बाद ही बिकॉज ऑफ सम डिसएग्रीमेंट्स मिल्टन की वाइफ मैरी पावेल मिल्टन को छोड़ करके वापस चली गई अपनी मदर के साथ रहने के लिए। और फिर मिल्टन ने एक तलाक की याचिका डाली, बट तलाक इनका एक्सेप्ट नहीं हुआ, तलाक इनका स्वीकार नहीं हुआ। और जब तलाक इनका स्वीकार नहीं हुआ तो इन्होंने डिवोर्स लॉ को रिफॉर्म करने की सोचा, और डिवोर्स लॉ को रिफॉर्म करने की सोचने के साथ इन्होंने एक सीक्वेंस में 4 एसेस लिख डाले, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको डिवोर्स ट्रैक्ट्स कहा जाता है, राइट। डिवोर्स ट्रैक्ट्स कहा जाता है, जो मिल्टन ने लिख डाले थे। किसके लिए? मुद्दा उनके खुद के तलाक का था, लेकिन बाद में यही जो है किसी एक व्यक्ति के नहीं बल्कि सबके लिए जो है बन गया। और इस डिवोर्स ट्रैक्ट्स में टोटल एसेस थे 4 एसेस, राइट। इन 4 में कौन कौन से थे ये अब आपको 1 बाय 1 बताता हूँ। 1 मिनट होल्ड करिएगा, लाइन पर रहिएगा, तुरंत हाजिर होता हूँ। जी वेलकम वंस अगेन। नेम उनके जो ट्रैक्ट्स के थे, जो पहला ट्रैक्ट था उसका नाम था द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स। द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स, ये डिवोर्स ट्रैक्ट्स का, जिसको मिल्टन्स डिवोर्स ट्रैक्ट्स कहा जाता है, उसका पहला था। द डॉक्ट्रिन्स, डॉक्ट्रिन्स का मतलब आपको पता ही है, DOCTRINE, डॉक्ट्राइन इसको बहुत लोग पढ़ते हैं, तो ये डॉक्ट्राइन नहीं है, ये डॉक्ट्रिन है। डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स, ये पहला ट्रैक्ट था डिवोर्स ट्रैक्ट्स का। और दूसरा जो एसे था इसी का, द जजमेंट ऑफ मार्टिन बुसर। जो तीसरा था उसका टर्म एक ग्रीक टर्म है, और उसका नाम था क्या? टेट्राकॉर्डन। टेट्राकॉर्डन, टेट्रा का मतलब क्या होता है? 4, और कॉर्ड का मतलब होता है स्ट्रिंग्स। टेट्राकॉर्डन इज अ ग्रीक वर्ड, और इसका इंग्लिश में मतलब होता है 4 स्ट्रिंग्स। 4 स्ट्रिंग्स। और जो 4th एसे था वो थोड़ा सा टिपिकल नेम है, नाम था उसका कलस्ट्रियन, COLASTERION, कलस्ट्रियन। और ये भी एक ग्रीक वर्ड है, और इसका मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट फॉर पनिशमेंट, राइट। इंस्ट्रूमेंट फॉर पनिशमेंट इसका मतलब होता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ पनिशमेंट।
ये 4 एसेज मिल्टन ने किस पर लिखे थे? ये 4 एसेज जो था, 4 ट्रैक्ट्स जो थे, ये मिल्टन के डिवोर्स पर थे, राइट। रिफर्स टू द 4 interlinked polemical pamphlets, the doctrine and discipline of divorce, the judgment of Martin Bucer, Tetracordon and Colestrian, written by Milton। कब लिखे गए थे? बिटवीन 1643 एंड 1645। 1643 से लेकर के 1645 के बीच में ये 4 एसेज लिखे गए थे, राइट। द टाइटल का मतलब क्या है? द टाइटल सिंबलाइजेज मिल्टन्स अपील टू रिफॉर्म द डिवोर्स लॉ। एक्चुअली मिल्टन का ये कहना था, अगर किसी को डिवोर्स चाहिए तो कोर्ट को इजीली डिवोर्स दे देना चाहिए। कोर्ट को ज़्यादा उस पर, अगर दोनों के लोगों की सहमति है, अगर दोनों लोगों के में डिसएग्रीमेंट है, तो कोर्ट को तलाकनामा एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इसी सुधार की बात मिल्टन अपने इस एसेज में कर रहे थे, और ऐसा उन्होंने तब तक लिखते रहे वो, जब तक उनकी वाइफ मैरी पॉवेल वापस नहीं आ गई। और वापस आ गई और फिर इनके साथ बहुत दिन तक रही। एंड मैरी पॉवेल बिगॉट 4 चिल्ड्रेन फॉर जॉन मिल्टन। 4 बच्चे हुए जॉन मिल्टन के लिए जो है मैरी पॉवेल से। और फाइनली शी डाइड एट द टाइम ऑफ बिगेटिंग अनदर बेबी, राइट। एक डॉटर को जन्म देते समय उसकी मृत्यु भी हो गई थी। और कुछ दिन के बाद एक इन्फेंट सन था, उसकी भी मृत्यु हो गई मैरी पॉवेल के बाद। तो मैरी पॉवेल की मृत्यु कब हुई थी? अब इस पर भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि व्हेन मैरी पॉवेल डाइड। अब तक आपने गूगल भी कर लिया होगा और सर्च भी कर लिया होगा कि मैरी पॉवेल की जब डेथ हुई तो ही मिल्टन की दूसरी शादी हुई होगी। और दूसरी शादी कब हुई और दूसरी शादी किससे हुई और वो शादी कब तक चली, इस पर भी थोड़ी सी बात, राइट। मैरी पॉवेल की डेथ हुई थी, जैसे कि हमने आपको बताया कि कैसे हुई थी, ये तो आपको पता हो गया। तो कब हुई थी जब आप इसकी बात करें तो कहिए मैं ही बताऊं या फिर आप सर्च करेंगे। चलिए थोड़ी देर सोचिए, तब तक मैं दूसरी वाइफ का नाम बता देता हूं उनके, और फिर लौटता हूं कि कब हुई थी उनके वाइफ की डेथ। दूसरी वाइफ जो थी उनकी शादी हुई थी 1656 में, और 1656 में मिल्टन जो है मैरिड अगेन। और जब दोबारा उन्होंने शादी किया तो दूसरी वाइफ का उनके नाम था कैथरीन वुडकॉक। कैथरीन वुडकॉक से शादी कब हुई? 1656 में 12 नवंबर, एग्जैक्ट डेट भी दिया है कब शादी हुई। और ये वाइफ जो थी 1656 में इन्होंने शादी किया, और ये भी उसी कॉम्प्लिकेशन से इसकी भी डेथ हुई जिस कॉम्प्लिकेशन से मैरी पॉवेल की डेथ हुई थी ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। और 1658 में ही डेथ हो गई कैथरीन वुडकॉक की वाइल डिलीवरिंग अ बेबी फॉर मिल्टन, राइट। इसकी भी डेथ हो गई जब मैरी के बाद डेथ हुई कैथरीन वुडकॉक की, और इसकी डेथ के बाद फिर जॉन मिल्टन ने शादी की। और जब थर्ड टाइम शादी की उस समय जॉन मिल्टन की एज अपनी वाइफ की एज से 31 ईयर्स ज़्यादा थी, जो थर्ड वाइफ थी जॉन मिल्टन की। और जब कैथरीन वुडकॉक से उन्होंने शादी किया तब तक वो पूरी तरीके से ब्लाइंड हो चुके थे। तो 1652 के अराउंड जो है मिल्टन ब्लाइंड हुए थे। ब्लाइंड होने के बाद भी कैथरीन ने उनसे शादी की, और कैथरीन की डेथ के बाद जब उन्होंने शादी किया 1662 में, थर्ड वाइफ जो थी उनकी उसका नाम था एलिजाबेथ मिन्शुल। एलिजाबेथ मिन्शुल से उन्होंने थर्ड टाइम जो है तीसरी शादी थी। और जब शादी हुई तो एलिजाबेथ मिन्शुल वॉज जस्ट 24 ईयर्स ओल्ड।
और मिल्टन के बारे में आप सोचिए, वो कितने ईयर्स के थे? 31 ईयर सीनियर थे मिल्टन एलिजाबेथ मिंसुल के। बाद में बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए कि एलिजाबेथ मिंसुल मैरिड जॉन मिल्टन फॉर हिज मनी, बट ये सब बिल्कुल बेसलेस एलिगेशंस हैं। हाँ, एक बात ही पता है कि 1662 में शादी करने के बाद 1674 में जब मिल्टन की डेथ हुई तब तक एलिजाबेथ मिंसुल साथ में थी मिल्टन के, और मिल्टन की डेथ के बाद कभी भी शादी नहीं किया एलिजाबेथ मिंसुल ने। शी रिमेन्ड अनमैरिड, शी रिमेन्ड विडो टिल हर डेथ इन 1728। एलिजाबेथ मिंसुल की डेथ 1728 में हुई और तब तक वो एक विडो ही बनी रही, उन्होंने शादी नहीं किया। और इस तरीके से 3 मैरिज थी जॉन मिल्टन की। कौन कौन से, किस किस के साथ? एक का नाम मैरी पावेल, दूसरे का नाम कैथरीन वुडकॉक, और तीसरे और आखिरी का नाम था क्या? उसका नाम था एलिजाबेथ मिंसुल। और ऐसा कहा जाता है कि एलिजाबेथ मिंसुल वाज हिज थर्ड एंड बेस्ट वाइफ। थर्ड एंड बेस्ट वाइफ की जो कैटेगरी है वो एलिजाबेथ मिंसुल को है। और एलिजाबेथ मिंसुल का एक पेट नेम भी था, वो था बेटी। बेटी मिंसुल या एलिजाबेथ मिंसुल भी उनको कहा जाता है। और कहाँ की थी वो भी इंग्लैंड की थी। एक जगह है विस्टेशन, वहाँ की थी वो। क्लियर? तो ये उनकी पर्सनल लाइफ की स्टोरी थी जॉन मिल्टन के। उनकी बर्थ हो गया, उनका पेरेंटेज हो गया, उनका डिवोर्स का ट्रैक्ट्स हो गया, और उनकी मैरिजेस हो गई कि उन्होंने कितनी बार किस किस से शादी की। राइट? क्वेश्चन में पूछ रहा था आपसे कि मैरी पावेल की डेथ कब हुई। चलिए चलते चलते बता देता हूं कि मैरी पावेल डाइड इन 1652। 5 मई 1652 में एलिजाबेथ की जो फर्स्ट वाइफ थी उनकी मैरी पावेल, उनकी डेथ हो गई। कब डेथ हुई? 52 में, 5 मई 52 में एलिजाबेथ 1652 में पहली वाइफ मैरी पावेल सक्कम टू डेथ व्हाइल डिलीवरिंग अ बेबी। क्लियर? तो इतनी बातें आज हमने कर ली किसकी? जॉन मिल्टन की। अब हम मिल्टन के वर्क्स पर आएंगे, और मिल्टन के वर्क्स की अगर हम बात करें तो पहला वर्क जो था मिल्टन का, इस पर बड़ा डिस्प्यूट है, बहुत क्वेश्चन है। जो फर्स्ट वर्क मिल्टन का कहा जाता है वो उन्होंने एक एपिटाफ लिखा था शेक्सपियर के लिए, जिसका नाम है ऑन शेक्सपियर। और ये ऑन शेक्सपियर मिल्टन ने 1630 में लिखा था। और जब शेक्सपियर के प्लेस का सेकेंड फोलियो आया, सेकेंड फोलियो कब आया था? 1632 में। तो ऑन शेक्सपियर सेकेंड फोलियो में एनोनिमसली लगी हुई थी, और नाम नहीं लिखा था कि मिल्टन का है, बट ये पोएम 1632 में सेकेंड एडिशन, सेकेंड फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज में अटैच थी, इसलिए इसको मिल्टन की फर्स्ट पोएम कहा जाता है। और वैसे कुछ जगह पर आपको ये भी मिल जाएगा कि एक उनका जो नेटिविटी ओड है, और उस नेटिविटी ओड को उनकी पहली पोएम कहा जाता है। तो नेटिविटी ओड का फुल फॉर्म भी है, एक उसका नाम भी है। उसकी बात हम आज नहीं अगले वीडियो में करेंगे। खाली रेफरेंस आपको बताना है कि ये ओड लिखा तो गया था 1629 में, but it was published in 1645 in the collected poems of John Milton. Right? तो फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क कौन सा था मिल्टन का? फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क था मिल्टन का ऑन शेक्सपियर। और फर्स्ट रिटन वर्क कौन सा था? तो उसका नाम है नेटिविटी ओड। राइट? ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट्स नेटिविटी इसका फुल नाम था, ऑन द मॉर्निंग्स ऑफ Christ's nativity. On the morning of Christ's nativity. और
शेक्सपियर पर जो उन्होंने पोएम लिखी उस पूरी पोएम का नाम क्या था? एपिटाफ ऑन द एडमिरेबल ड्रामेटिक पोएट डब्ल्यू शेक्सपियर। वो भी लिख देता हूँ, अगर आपके पेपर में आ जाए तो आप कंफर्म रहे, कम से कम आंसर को लेकर के कोई डाउट ना रहे, कोई कंफ्यूजन ना रहे, और बाद में आप ये ना कहें कि तिवारी सर ने बताया नहीं था। इसलिए भी बताया देता हूं कि मैं भी आपके उस एलिगेशन से बच जाऊं। नाम था उसका एपिटाफ अब एपिटाफ किस पर? ऑन द एडमिरेबल अब एडमिरेबल कौन था उनके लिए? ड्रामेटिक पोएट। एपिटाफ ऑन द एडमिरेबल ड्रामेटिक पोएट डब्ल्यू शेक्सपियर। राइट, दिस वॉज द टाइटल ऑफ हिज फर्स्ट पोएम टू अपीयर इन प्रिंट। राइट, फर्स्ट पोएम टू अपीयर इन प्रिंट जो थी वो एपिटाफ थी ऑन एडमिरेबल विलियम शेक्सपियर पर, और ये फर्स्ट रिटन पोएम थी, बट इट वाज पब्लिश्ड इन 1645। राइट, आज की क्लास इतना ही। आज बायोग्राफी हो गई, कल से हम मिल्टन के वर्क्स की बात करेंगे, और वर्क्स की बात करेंगे जो उन्होंने एलिजी लिखी थी। एक लैटिन एलिजी उन्होंने लिखा, फिर एक उन्होंने एलिजी लिखी लिसिडस अपने एक फ्रेंड पर, और फिर उसके बाद जो है उनके इम्पॉर्टेंट पोएम्स, उनके प्रोज ट्रैक्ट्स, उनके ड्रामास, सब की हम बात करेंगे वन बाय वन एक एक वीडियो में। तब तक आप एंजॉय करते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, बने रहिए अपने साथ, बने रहिए अध्ययन मंत्रा के साथ, और देखते रहिए हमारे वीडियोस को। प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।